कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वो एक किसान था जो बहुत मेहनत किया करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शालिनी भी काम किया करती थी। दोनों की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। उस साल गांव के सरपंच के खेतों में फसल कुछ अच्छी नहीं आई थी और राजू के खेत में आई फसल देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया था। अजी हमारे खेत अच्छे, बीज अच्छा है, फिर भी उस राजू की फसल हमसे ज्यादा कैसे आती है? मेरा तो बीज भी अच्छा होता है और हमारे खेत तो उसके खेतों से बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरे खेत में उसके मुकाबले कम ही फसल आती है। क्या करे अब इस राजू का? हम कितना भी खेतों में मेहनत करें, लेकिन फिर भी इस राजू की ही फसल अच्छी आती है। ठीक है, अगली बार देखते हैं। सरपंच और उसकी पत्नी राजू से जलते थे। उधर राजू अपने घर में शालिनी के साथ बहुत खुश था। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था माला। माला को पक्षी और प्राणियों से बड़ा लगाव था। उसने अपने घर में एक कुत्ता, एक खरगोश और एक तोता भी पाल कर रखा था। राजू और शालिनी उन प्राणियों को खेतों में लेकर जाया करते थे। वो दिन भर खेतों में खेलते थे। माला घर आती तो सीधा खेत में चली जाती थी और अपने प्राणियों के साथ खेलती थी। एक दिन उसे स्कूल से आने में बहुत देर हो गई। राजू और शालिनी बहुत चिंता में पड़ गए। अरे शालिनी, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये माला है कि अब तक घर नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अजी मैं भी आऊँ क्या साथ में? नहीं शालिनी, तुम घर पर रुको। अगर वो घर पर आ गई तो मुझे बता देना। ठीक है जी, आप माला को लेकर जल्दी आना। ऐसा कहकर राजू वहाँ से माला को ढूंढने निकलता है। वो गांव के रास्ते से स्कूल जाता है। बहुत तेज बारिश होने के कारण उसे आगे का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आता है। राजू उस तरफ देखता है तो उसे कोई जानी पहचानी सी आकृति वहाँ नजर आती है। राजू पेड़ के पास जाता है। अरे माला बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे पास छाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पेड़ के नीचे रुकी हूँ। बेटा, हम दोनों घर में कितना चिंतित हो गए थे। चलो इस कबूतर के बच्चे को छाते में लेकर चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए, अब इसे बारिश नहीं लगेगी। अब दोनों बाप बेटी घर आते हैं। कहाँ चली गई थी तू माला? यहाँ मेरी जान जाने को थी, ऐसे बाहर मत रुका कर। अरे जरा शांत भी रहो। इसकी वजह से माला को घर आने में देर हो गई है। शालिनी उस कबूतर के बच्चे को देखकर चुप हो जाती है। तभी उसकी नजर उसके जख्म पर पड़ती है। क्या हुआ है इसे? ये कहाँ मिला आप दोनों को? बिना देखे ही बच्ची को बोलना शुरू कर देती हो। इसकी वजह से ही माला को देर हो गई। पेड़ के नीचे उसे पकड़ के बैठी थी। माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, तुम बोलने दोगी तो ना। ये कबूतर पेड़ के नीचे जख्मी पड़ा था और इसे छोड़ के मैं घर कैसे आ सकती थी? मैंने उसे उठाया तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। मैं इसे पकड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी। मेरे पास छाता ना होने के कारण मैं घर जल्दी ना आ सकी माँ। ठीक है बेटा। माला और राजू उस कबूतर को पट्टी बांधकर उसे खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। माला उस कबूतर की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो कबूतर अच्छी तरीके से उड़ने लगता है। उस कबूतर का रंग सुनहरा हो जाता है और वो बाकी सारे कबूतरों से थोड़ा अलग ही दिखाई देता है। माँ, पिताजी, मेरा सुनहरा कबूतर देखो कैसे उड़ रहा है। अरे हाँ, ये तो ठीक हो गया है। उड़ता है तो कितना शानदार लगता है। बहुत अच्छा है तुम्हारा सुनहरा कबूतर। राजू और शालिनी खेतों में चले जाते हैं और माला अपने पक्षी प्राणियों के साथ घर में ही रहती है। उसी रात, अरे शालिनी, कल हमें जल्द ही खेतों में जाना होगा। फसल अब काटने पर आई है। हाँ, सुबह जल्दी ही जाएंगे। सुबह सुबह ज्यादा काम होता है। पिताजी, मैं भी कल खेतों में आऊँ, जिससे आपको कुछ मदद हो जाए। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन राजू, शालिनी और माला तीनों अपने प्राणियों के साथ खेतों में चले जाते हैं। ये सब गांव का सरपंच देख लेता है और मन ही मन सोचता है, सारे के सारे खेतों में जा रहे हैं और कितनी मेहनत करके फसल उगाओगे। माला और उसके माँ बाप खेत में पहुंचकर काम करने लगते हैं। पिताजी, ये फसल का अनाज कैसे बनता है? ये फसल सूखने के बाद अनाज बनता है। फिर थोड़ा अनाज हम भगवान को चढ़ाकर उसमें से कुछ घर पर रखते हैं और बाकी का बेच देते हैं। अच्छा, ऐसे बनता है अनाज? हाँ माला। अरे दोनों बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो घर चले। हाँ हाँ, चलो घर। तीनों भी घर चले जाते हैं। अब उनके खेतों में 2 दिन कुछ काम ना होने के कारण वो घर पर ही रहते हैं और अपने प्राणी पक्षियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। वो 2 दिन खेत में नहीं गए, ये सब सरपंच ने देख लिया था। सरपंच जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। क्या हुआ? इतने जल्दी जल्दी घर पर आए हो? अरे भाग्यवान,
ये राजू 2 दिन से घर पर है। इसके क्या सारे खेती के काम हो गए? मैं क्या कह रही हूँ, इस साल हम उसकी फसल चुरा लेंगे, उसका नुकसान हो जाएगा, फिर वो हमारे पास ही आएगा। अगर किसी ने पकड़ लिया तो? अरे काम किसी और से करवा लो और तुम चुपचाप घर पे ही बैठे रहो, जिससे तुम पर किसी का शक भी नहीं होगा। आज रात को ही ये काम करवा लेता हूँ। हाँ, ऐसा ही कीजिए। सरपंच अपने वफादार नौकरों को बुलाकर उनको ये काम करने को बोलता है। उसी रात नौकर राजू के खेतों में जाकर उसकी जमा की हुई सारी फसल चुरा लेते हैं। अगले दिन राजू अपने खेतों में जाता है और देखता है कि उसकी फसल गायब है। वो सारा खेत छान मारता है, मगर उसे उसकी फसल कहीं दिखाई नहीं देती। वो खेत में सोचते हुए बैठ जाता है, हे राम, मेरी पूरी मेहनत की फसल कौन चुरा कर ले गया? अब मैं क्या करूं? राजू बहुत हताश होकर घर लौट आता है। अब राजू का उतरा हुआ चेहरा देख शालिनी भी चिंता में पड़ जाती है। अजी, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे खेत में जो भी फसल थी, सारी की सारी किसी ने चुरा ली है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खेत की फसल कोई क्यों चुरा के लेके जाएगा? क्या पता, मगर फसल तो चोरी हुई है। अब हम क्या करेंगे? इस साल कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। माला के ऐसे बोलते ही वो सुनहरा कबूतर बोलने लगता है। माला, मैं एक जादुई सुनहरा कबूतर हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं मेरी माँ से बिछड़कर रास्ता खो गया था और जख्मी हो गया था। उस जख्मी अवस्था ने तुमने मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। तुम सबका प्रेम और स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? हे सुनहरे कबूतर, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी फसल किसने चुराई है? अरे वो काम तो इस गांव के सरपंच का है। वो तुम्हारी उन्नति देखकर जलता है। 2 दिन जब तुम काम पर नहीं गए थे, तब उसने मौका देखकर तुम्हारी फसल को चुरा लिया। क्या ये सच है? सच में। अब देखो मेरा कमाल। कबूतर मंत्र पढ़कर सारी फसल राजू के घर के सामने डाल देता है और उसे वो फसल का अनाज बनाकर अपने घर में भरने को बोलता है। अब राजू बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे लिए इतना किया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे जादुई कबूतर, बस तुम मेरी बेटी के लिए हमारे घर पर ही रहो। ठीक है। माला, तुम्हें कुछ मांगना है? हे जादुई कबूतर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत साल बीत जाते हैं। अब माला बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन माला को उस सुनहरे कबूतर की तरह और एक सुनहरा कबूतर दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो उन्हीं का सुनहरा कबूतर है। वो उसे आवाज देती है, सुनहरे कबूतर, सुनहरे कबूतर, नीचे आ जाओ। तभी घर से सुनहरा कबूतर बाहर आकर उसे आवाज देता है। अरे सुनहरे कबूतर, तुम यहाँ हो? तो वहाँ पेड़ पर कौन है? माँ, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। अरे, इन इंसानों ने मुझे कैद करके रखा था। अब मैं वहाँ से निकलकर भाग आई हूँ। ये इंसान बड़े दुष्ट होते हैं। नहीं माँ, सभी वैसे नहीं होते। ये माला है जिसके यहाँ मैं रहता हूँ। इसने और इसके परिवार ने मुझे बहुत प्रेम दिया। इन्होंने मेरी देखभाल की है माँ। धन्यवाद आप सबका। अरे, ये तो मेरा सुनहरा कबूतर है, इसके लिए किया मैंने सब। माला, अब मैं मेरी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ माला? तुम जाओ तुम्हारी माँ के साथ, मगर तुम्हें मुझे मिलने महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। मंजूर, जरूर आऊंगा माला, तुम्हारे लिए। अब कबूतर उसके पास जाकर उसे एक जादुई घड़ा देता है जो उसने उसकी शक्तियों से बनाया था। माला, ये जादुई घड़ा है। तुम जितना भी चाहो उतना इसमें से सोने के सिक्के निकाल सकते हो और ये फिर से भर जाएगा। तुम इसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद सुनहरे कबूतर, मगर तुम मुझे मिलने जरूर आना। कबूतर अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और माला भी अपने घर में खुशी से रहती है। वो सुनहरा कबूतर महीने में एक बार उसे मिलने के लिए भी आता था। माला उन सोने के सिक्कों से गरीबों की मदद भी कर दिया करती थी और इस प्रकार माला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन अच्छा ही मिलता है। केरल नाम के राज्य में मल्लमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाजू में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के प्राणी थे। उस जंगल में एक हाथियों का झुंड भी था, जिसमें एक 15 साल की हाथीनी थी जो गर्भवती थी। एक दिन वो थककर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गई और अपने आने वाले बच्चे के साथ बातें करने लगी। बेटा, जब तुम इस दुनिया में आओगे
तो तुम्हें ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी, तुम्हें ये दुनिया बहुत पसंद आएगी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसा बोल के वो हाथीनी सो जाती है। तभी अचानक उसके बच्चे को भूख लगती है और माँ हाथीनी की नींद खुल जाती है। मुझे खाना ढूंढना होगा, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ढूंढती हूँ। वो ऐसा कह के उठती है और खाने की तलाश में सारा जंगल घूमती है, मगर उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही खाने की तलाश में वो गांव में आ पहुंचती है। उस गांव में कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग रहते थे जो जानवरों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते थे। उस दिन दो बदमाश लोगों ने उस हाथीने को गांव में आते हुए देख लिया और उसके साथ मस्ती करने की सोची। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ अनानास है, इसमें हम कुछ पटाखे डालते हैं और उस हाथीनी को खिला देते हैं। हाँ भाई, ऐसा ही करते हैं, मजा आएगा। ऐसा कह के राजू और हरिया एक अनानास में पटाखे डाल देते हैं और वो पटाखों से भरा अनानास रास्ते पर रख देते हैं। रास्ते से गुजर रही उस भूखे हाथीनी की नजर उस अनानास पर पड़ती है। वो अनानास देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और झट से उसे खा लेती है। लेकिन उसे खाते ही उसके मुंह में जोर जोर से पटाखे फूटने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है। उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो बेचारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये क्या हो गया? मैंने तो फल खाया था, उसमें ये इंसानों ने क्या मिला दिया क्या पता। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने तो इन इंसानों पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, अब मैं क्या करूं? हाथीनी गांव में चली जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है, अगर मैं पानी पीऊंगी या पानी में जाके रुकूंगी तो शायद मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। ऐसा कह के वो हाथीनी पानी की तलाश में गांव के तालाब के पास चली जाती है। वो हाथीनी तालाब का पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो पानी में जाकर खड़ी हो जाती है। अब उन पटाखों की जलन से उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसका मुंह उन पटाखों की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब वो वही पानी में भूखी प्यासी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग उस हाथीनी को पानी में खड़ा देखकर और उसकी घायल अवस्था देखकर उसकी मदद करने की सोचते हैं और गांव वाले कुछ और हाथियों को साथ लेकर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। लोग बाकी हाथियों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो हाथीनी बहुत थक गई थी और थकान के कारण वो पानी से बाहर नहीं निकल पाती। खाना ना मिलने की वजह से वो और उसका बच्चा भी तड़प रहे थे और दोनों भी बहुत कमजोर हो गए थे। ये हाथीनी तो बाहर ही नहीं आ रही, ये हमसे बाहर नहीं आ पाएगी, हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। अरे मैं सोच रहा हूँ कि हम वन के अधिकारियों को बुलाते हैं और उनकी मदद से हाथीनी को बचाएंगे। मैं आज ही वन के अधिकारियों को फोन लगाता हूँ। अब सारे गांव वाले वन अधिकारियों का इंतजार करने लगते हैं। हाथीनी अपने बच्चे से मन ही मन बात करती है। बेटा, ये दुनिया बहुत सुंदर है और तुम भी इस दुनिया की तरह बहुत सुंदर हो। इस दुनिया के कुछ बुरे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खाना भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मगर अब मुझे यह नामुमकिन के बराबर लग रहा है। ये फल मुझे मार देगा और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? ये हमसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं माँ? माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, क्या हो रहा है मुझे माँ? अब हाथीनी बहुत रोने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकती और थकान के कारण वो पानी में डूबने लगती है। तभी उस गांव में वन अधिकारी आ जाते हैं और उस हाथीनी की अवस्था देखकर गांव वालों पर क्रोधित होते हैं। अरे ये हाथीनी तो गर्भवती है, इसे जल्द ही पानी से बाहर निकालना होगा। जल्दी हाथियों की सहायता से इसे बाहर निकालने की कोशिश करो। ये निंदनीय कृत्य किसने किया है? हमें भी नहीं पता साहब, मगर ये हाथीनी गांव में घूम रही थी और आखिर तालाब में आकर खड़ी हो गई। हमने उसे देखा और आपको फोन कर दिया। अब उस हाथीनी को फिर से हाथियों की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसे एक रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत थकान की वजह से वो हाथीनी बाहर नहीं निकल पाती और जिंदगी की जंग हार जाती है। वो हाथीनी पानी में डूब जाती है और उसके साथ साथ उसका वो नन्हा बच्चा भी। उसे निकालने की कोशिश करने वाले हाथी भी रोने लगते हैं और इस तरह कुछ चंद इंसानों के मनोरंजन की सजा बेचारी हाथीनी और उसके बच्चे को भुगतनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे और सभी प्राणियों के प्रति इंसानियत दिखाएंगे। स्वर्णपुर नाम के राज्य में बापू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था संगीता और दूसरी का नाम था सारा। संगीता का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वो अपने पिता के सारे काम किया करती थी, मगर उसके विपरीत थी उसकी बहन सारा। उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी और खुद को बहुत ही सुंदर समझती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संगीता पर ही थी। सारा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलिए पिताजी, जल्दी बोलिए, मुझे जरा काम है। बेटी, इस घर में सिर्फ संगीता ही काम करती है, तुम क्यों नहीं उसकी काम में मदद करती? क्या ये फिजूल की बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे थमा के रखा था? मैं आपको एक बात बता दूं, ये आलतू फालतू के काम मैं नहीं करूंगी। आपको करना है तो करो, मुझे मत बताना। क्या बोल रही हो? पता है तुम्हें सारा? हाँ पता है, अब मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा कह के सारा बाहर चली जाती है। बापू को उसके बर्ताव का बहुत बुरा लगता है। वो अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब उनकी देखभाल संगीता ही करती है। बदकिस्मती से उसके पिताजी कुछ दिनों बाद गुजर जाते हैं। अब उनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। संगीता और सारा के खाने के भी लाले पड़ते हैं। लेकिन अब संगीता अपना दुख छोड़कर बाजार में अपने पिताजी का कारोबार चलाने लगती है। संगीता खुद ही मछली तालाब से पकड़कर लाती और बाजार में बेचा करती थी। लेकिन इस काम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता ना होने के कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। उन दोनों का घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन संगीता ने सारा से कहा, अरे सारा, मुझे ये मछली पकड़ने के काम में तुम्हारी मदद लगेगी। मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे काम मत बताया करो। मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगी? मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं क्या करूं? ऐसा कह के संगीता बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। ये सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जन्म काम करने के लिए हुआ है, मगर मुझे तो कोई राजकुमार लेके जाएगा और तब यही लोग मेरे हाथ पांव जोड़ेंगे। ऐसा कह के सारा अपनी खूबसूरती निहारती रहती है और खुद को बहुत महान समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन संगीता मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर जाती है। बारिश होने के कारण संगीता तालाब पर जाते जाते भीग जाती है और अब ठंडी के कारण मछलियां पकड़ने में सक्षम नहीं होती। जैसे तैसे वो थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर उन्हें गांव में जाकर बेचती है। मछलियां बेचकर वो घर चली जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो लेट जाती है। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो खाना नहीं बना पाती। तभी सारा उसके पास आती है और बोलती है, ए संगीता, आज क्या हुआ है तुम्हें? खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? सारा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आज के दिन तुम ही खाना बना दो। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी। घर में कुछ फल है वो खा लूंगी, तुम तुम्हारा देख लो। अरे ऐसा मत करो सारा, कुछ तो बना दो। ऐसा कह के सारा कुछ फल खा लेती है और संगीता अकेले ही भूखी सो जाती है। अगले दिन संगीता की हालत भूख के मारे बहुत खराब हो जाती है, मगर सारा उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर चली जाती है। अब संगीता लड़खड़ाते हुए उठती है और मटके में से पानी पीती है और उसी हालत में मछली पकड़ने तालाब पर जाती है। वहां जाकर अपने पिताजी की याद में वो रोने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, संगीता, संगीता, मैं हूँ। कौन है? संगीता, मैं हूँ, तालाब। तुमने मुझे देखा नहीं, मगर मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। क्या हुआ है, आज इतना रो रही हो? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई तालाब हूँ। क्या करूँ तालाब, ये गरीबी और मेरे बहन के स्वभाव के कारण मैं उब गई हूँ। संगीता अपनी सारी कहानी तालाब को सुनाती है। अब तालाब भी उसकी कहानी सुनकर सुन्न हो जाता है। उसकी हर रोज की मेहनत भी वो देख रहा था, इसलिए उस तालाब को उसकी दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ शेष ही नहीं है, जीने की इच्छा ही नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। संगीता, इस पानी को हाथ में लेकर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। हे जादुई तालाब, मुझे और मेरी बहन के लिए साल भर का अनाज चाहिए। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? संगीता, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारे घर पे साल भर का अनाज पहुंच गया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए संगीता? मुझे और कुछ नहीं चाहिए जादुई तालाब। तुम हर रोज सिर्फ मुझसे ऐसे ही बातें किया करना, जिससे मुझे दोस्त मिल जाएगा अपना सुख दुख बांटने के लिए। ठीक है संगीता। अब संगीता घर चली जाती है और देखती है तो उनके घर में ढेर सारा अनाज होता है। अनाज देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और उस अनाज से कुछ खाना बना के खा लेती है। तभी सारा घर आती है। संगीता, ये सारा अनाज कहाँ से लाया है तुमने? जमा किए हुए पैसों से लेके आई हो क्या? संगीता अब चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे क्या। सारा बड़े गुस्से से वहां से चली जाती है। सारा का ये बर्ताव देखकर संगीता बड़ी चिंतित होती है।
अगले दिन संगीता तालाब के पास चली जाती है। बोलो संगीता, क्या हुआ है? आज भी बड़ी चिंता में लग रही हो। हाँ जादुई तालाब, मुझे मेरी बहन की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसके स्वभाव का क्या करूं? वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती और खुद ही में मशगूल रहती है। हाँ, पता है तुम्हारी बहन का स्वभाव। तुम ऐसा करो, तुम उससे झगड़ा करके अलग घर में रहने के लिए जाओ, जिससे उसे तुम्हारी कीमत पता चले। मगर मेरे पास दूसरा घर नहीं है जिसमें मैं जाके रह सकूं। तुम जब घर पहुंचोगी तब तुम्हें तुम्हारा नया घर तुम्हारे पुराने वाले घर के पास ही मिल जाएगा। उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी, जिससे तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकोगी। धन्यवाद तालाब। अब संगीता घर जाने के लिए निकलती है। घर पहुंचकर देखती है तो उसके घर के पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता है। उस घर को देख संगीता बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पुराने घर में जाती है और सारा को ये सब बताती है। सारा, चलो उठो, हम दोनों के लिए कुछ खाना बनाओ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी अकल ठिकाने पे है ना? मैं और खाना? हाँ तुम, और कौन है इस घर में जिससे मैं बात करूंगी? चलो, आज का खाना तुम ही बनाओगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं खाना बनाओगी तो इस घर से निकल जाना। मैं क्यों निकलूं? ये मेरे पिताजी का घर है। निकलना है तो तू निकल। संगीता अब उसका बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने नए घर में रहने के लिए जाती है। अब सारा अकेले ही उस घर में रहने लगती है, मगर उसे खाना बनाना ना आने के कारण उसके खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो उदास रहने लगती है। संगीता सारा पर नजर रखे हुए थी। एक दिन संगीता खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे सारा एक बेड पर सोई दिखाई देती है। संगीता को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में तालाब के पास चली जाती है। हे जादुई तालाब, क्या मैं मेरी बहन से मिल सकती हूँ? उसकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे लग रहा है। संगीता, कल तक रुक जाओ, बाद में देखो तुम्हारी बहन का स्वभाव कैसे बदल जाता है। ठीक है तालाब, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जो कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ हो। दोस्त बोला है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब संगीता वहां से चली जाती है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। अगले दिन सारा जल्द ही उठकर घर का काम करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर संगीता सोच में पड़ती है। ऐसा कैसे हुआ? संगीता अपने बगीचे में टहलने जाती है। अचानक उसे देख सारा भागती हुई आती है और संगीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफ कर दो ना। सारा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। तुम मुझे मिल गई हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगीता, तुम अब कहाँ रह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब तुम चलो अपने घर, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। चलो सारा, तुम्हें एक नया घर दिखाती हूँ, जिसे देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। अब संगीता उसे अपने नए घर में लेकर जाती है। सारा वो घर देखती ही रह जाती है। ये इतना आलीशान घर तुम्हारे पास कैसे आया? ये घर मुझे भगवान की कृपा से मिला है। अब तुम भी इस घर में रह सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अब सारा और संगीता उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। संगीता तालाब के पास जाती है और उसे आवाज देती है। दोस्त, दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। क्या हुआ है संगीता, आज बड़ी खुश हो? हाँ दोस्त, मुझे मेरी बहन मिल गई है। उसका स्वभाव तो पूरा परिवर्तित हो गया है। अब वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। तालाब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। धन्यवाद। हाँ संगीता, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब तुम दोनों को अगले 8 दिनों में इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। क्यों तालाब, हमसे कोई गलती हुई है क्या, जो हम दोनों को इस गांव से जाना पड़ेगा? जल्द ही तुम दोनों के लिए आजमगढ़ राज्य के 2 युवराज आएंगे, जो तुम्हारा हाथ मांगेंगे और तुमसे शादी करेंगे। तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। अब तुम इस गांव में सिर्फ 8 दिन की मेहमान हो। जादुई तालाब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सच में तालाब? सच में। अब संगीता खुशी खुशी घर लौट जाती है और सच में 8 दिनों के बाद 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर संगीता और सारा के घर के पास आते हैं। अब उस बड़े राजकुमार को संगीता बहुत पसंद आती है और दूसरे राजकुमार को सारा पसंद आती है। जी, आपके घर में कोई बड़े हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। हम दोनों बहनें ही हैं इस पूरे घर में। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हो। हम दोनों यहाँ हमारी रानियों की खोज में आए थे। हम दोनों आजमगढ़ के राजकुमार हैं और हम हमारी रानियां खुद पसंद करते हैं। मुझे आप पसंद आई हो। क्या आप मेरी रानी बनोगी? और क्या आप मेरी रानी बनोगी? मुझे आप पसंद आई हो। हाँ। अब वो 2 राजकुमार दोनों बहनों को अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी धूमधाम से शादी की जाती है। अब संगीता और सारा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में होश से काम लेना चाहिए। जो भी संकट आए उसका डटकर सामना करना चाहिए।